हनी गुड मॉर्निंग। तो कल लास्ट लेक्चर में हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंप्लीट कर लिया था, बट आपने मेरे से डाउट पूछा कैश फ्लो के क्वेश्चंस का, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला पेपर में आया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर 1920 बी पार्ट है। Following information was extracted from the books of S Limited for the year ended 31st March 2020. Net profit before taking into account, net profit already given है, net profit before taking into account income tax and after taking into account the following items. ये start profit before tax, indirect method लगेगा, depreciation on PPE ऐड कर देंगे 7 लाख की, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ बैक कर देंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड यही ऐड देंगे, नॉन आइटम है 50,000 सोल्ड फॉर 3,70,000 की नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्रेडिटेड टू एसपीएल, तो माइनस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 70,000 माइनस हो जाएगी ड्यूरिंग द ईयर, ऑपरेटिंग में नीचे जाके माइनस हो जाएगा, एड बैक नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये 72,000 फाइनेंस आ जाएगा, सॉरी 7,20,000, ठीक, 20,000 आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। उसके बाद 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच वर रिडीम ऑन दिस मच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो ये आपका प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए गए हैं 5% प्रीमियम पर, यानी कि सीधा ही 20 लाख हो गया, 20 लाख का 5% हो गया 1 लाख, 21 लाख की पेमेंट किया आपने, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका क्या होगा, आउटफ्लो होगा, ठीक है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹11 लाख इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये फाइनेंसिंग है, ठीक है। तो डीडीटी बीच में होगा, अगर डीडीटी अलग से होता तो उसको अलग दिखा देते, लेकिन होता फाइनेंसिंग में ही, ठीक है। अगर मान लो आपके पास डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अलग से पता होता तो हम लोग डिविडेंड पेड अलग दिखाते और जो टैक्स है उसकी पेमेंट अलग दिखा देते, लेकिन दिखाते हम लोग फाइनेंसिंग में ही। इन प्लांट कॉस्टिंग 7 लाख वाज परचेज इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ ओल्ड प्लांट ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी 2020 को ए न्यू प्लांट कॉस्टिंग 7 लाख वाज परचेज इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ ओल्ड। The book value of old plant was 8 lakh, but the vendor took over the old plant at a value of 6 lakh only. The balance amount was paid to vendor through the check on 31st March. आपने नया प्लांट लिया 7 लाख का, 7 में से 6 आपने पुराना प्लांट दे दिया, 1 लाख का आपका आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका 1 लाख जाएगा। सर वो 2 लाख लॉस नहीं, कैश फ्लो में जाएगा लॉस सर, वो एसपीएल में तो हमने वो रखा होगा ना डेबिट, किसमें 2 लाख का नेट प्रॉफिट में, हाँ हाँ, वो द बुक वैल्यू प्लांट ओल्ड बुक वैल्यू, हाँ वो तो जाएगा ही जाएगा 2 लाख। एक मिनट, जस्ट वेट वेट वेट, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ए न्यू प्लांट कॉस्टिंग 7 लाख वाज परचेज इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ ओल्ड प्लांट ऑन 1 जनवरी। एक चीज और, एक मिनट, ये पहला पॉइंट पढ़ते हैं पहले दोबारा से। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स बट आफ्टर टेकिंग अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स, ये आइटम्स आपने ऑलरेडी ली हुई हैं, तो इसका मतलब ये जो आइटम्स हैं इन्होंने जो ये 2 3 4 5 6 आइटम ये पीरियड, तो ये कैपिटल ट्रीट किया होगा उन्होंने उसको, और कैपिटल रिजर्व अगर होगा तो उसके साथ एडजस्ट किया होगा, मतलब लॉस तो है यहाँ पर और जाता है, बट अगर आप फर्स्ट पॉइंट को पढ़ो ना कि सिर्फ यही वाली आइटम उसमें गई, देखो ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम वाज, तो ये डेप्रिसिएशन माइनस है कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो पीएनएल में गई हैं वो दे दी उन्होंने, और जो पॉइंट सेकंड है अलग है, सिक्स वाला अलग है। तो यहाँ पर आपने 7 लाख का प्लांट खरीदा जिसके बदले में पुराना प्लांट 6 लाख का दिया, तो 1 लाख का आपका क्या होगा, आउटफ्लो होगा, लेकिन वो जो 6 लाख का प्लांट आपने दिया है उसकी बुक वैल्यू क्या थी, उसकी बुक वैल्यू 8 लाख थी, तो 2 लाख लॉस हुआ, 2 लाख जाएगा, बट इन्होंने बोला है कि वो नहीं लेके गए हैं, इनडायरेक्टली बोल दिया, ये 2 लाख फिर गया कहाँ होगा, कैपिटल रिजर्व वगैरह में, उसमें लॉस में एडजस्ट हो गया होगा, ठीक है।
उसके बाद कंपनी डिसाइडेड, ये वाला पॉइंट तो हमने कर लिया था ना, कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट वेयर प्रीवियसली द प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट लेस 10%। ये हम पॉइंट ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे आपका क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा और ओपनिंग पीएनएल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे, प्रॉफिट बताओ। कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री कॉस्ट वेयर प्रीवियसली द प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट लेस 10%। द इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द बुक ऑन 31/3/20, ये आपका क्लोजिंग है 14,76,000। इन्वेंट्री ऑन 31/3/19 वाज करेक्टली वैल्यूड। बताओ प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। ये आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है। हाँ, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओपनिंग ठीक है। सर ये ना उन्होंने क्या करता है, मतलब कहीं से सॉल्यूशन लिखा था मैंने, उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि जो करेक्टली वैल्यूड है ना वो अकॉर्डिंग टू 31/3/19 करेक्ट वैल्यूड है, मतलब 10% कम पे ही है ये 13,50,000, लेकिन ऊपर वाला ठीक है, तभी कैश फ्लो मैच हुआ है, नहीं तो एक बार बताओ, कैश फ्लो मैच, कैश बैलेंस दे रखे हैं, तो इन्वेंट्री में आपका जो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ाओगे ना आप, ये वाली ये बढ़ानी पड़ेगी आपको। लाइन पढ़ लो ना, इन्वेंट्री पिछली तो ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री खराब है। क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने 10% लेस पर वैल्यू कर रखा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ाने की जरूरत है ना। ओपनिंग तो ठीक है, ओपनिंग तो ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ाओगे ना। सॉरी, कंपनी डिसाइड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट whereas previously the practice was to value inventory as cost less 10%। सुन लेना, the inventory according to the books on 31/3/20 was this, the inventory on 31/3/19 was correctly valued at 13,50,000। मतलब ओपनिंग तो आपकी सही है ना, यहाँ तो उन्होंने डेट्स उल्टी लिख दी हैं, बट करना तो यही पड़ेगा ना हमें, कि उन्होंने बोला है कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी बिल्कुल सही है, क्लोजिंग में प्रॉब्लम है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ाओ। जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ाओगे तो उसका दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उस अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा ना कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इफेक्ट तो कुछ नहीं आना है यार इसका, नीचे ये इन्वेंट्री का चेंज में एडजस्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली इफेक्ट तो कुछ नहीं आना इस ट्रांजैक्शन का। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट कुछ नहीं आता होता, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उतना ही आता है, क्योंकि वो प्रॉफिट ऊपर एडजस्ट हो गया, नीचे उस चेंज इन इन्वेंट्री में एडजस्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कैश फ्लो तभी मैच करेगा, वो तो मैच कर ही जाएगा। अगर आप इस ट्रांजैक्शन को छोड़ भी दो ना तब भी वो मैच कर जाएगा। तो बाकी चीजें तो आई थिंक गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। इसमें छेमा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग है। हम लोग जनरली ये गलती करते हैं कि हम उसको उठा के कहाँ लेके जाते हैं, एसपीएल में। तो वी विल सी, सजेस्टेड आंसर आएगा ना तब देखेंगे। तो ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये जो पीएनएल में गई आइटम्स हैं वो जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की वो सिर्फ 5 हैं, तो उन्होंने अलग से दिए हैं। तो मतलब अगर ये वाला जो पॉइंट है 6 वाला, ये पीएनएल में गया ही नहीं है। क्लियर, क्योंकि हमारे पास अदर भी ऑप्शंस हैं। मैंने आपको बोला था कि कैपिटल लॉस है तो कैपिटल रिजर्व के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। वी हैव गॉट ऑप्शंस। चले आगे, चलिए आज हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर शुरू करेंगे। चलिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है रीपेमेंट। रीपेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, रीपे करने की एंट्री क्या होती है, रीपेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स। जब आप डिबेंचर होल्डर को रीपे करते हो, अगर पार पे रीपे करते हो और दूसरा है आप प्रीमियम पर रीपे करते हो। जब आप पार कर रहे हो पहले डिबेंचर अकाउंट डेबिट,
टू डिबेंचर होल्डर्स, ड्यू कर दिया। और अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है जी। और अगली होती है पेमेंट करने की। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ऑफ कोर्स इसमें भी यही एंट्री होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी। कुछ खास बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। पहली बात ये होती है कि अगर जब भी आप डिबेंचर रिडम्पशन करते हो तो आपको एक बात इंश्योर करनी है कि जिस डेट को आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हो उस डेट का ब्याज पे होना चाहिए। अगर तो वही ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज करो आप डिबेंचर, आपकी डेट ऑफ इंटरेस्ट एक तो ये है, यहां पर आप इंटरेस्ट पे करते हो, और दूसरा आप इंटरेस्ट यहां पे करते हो। ठीक है, मान लीजिए 30 जून है और 31 दिसंबर है। अगर आप इसी डेट को डेट ऑफ रीपेमेंट है, अगर यही डेट रीपेमेंट की है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर तो आप पहले ब्याज ऑलरेडी पे करोगे क्योंकि ड्यू डेट है तो आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। ठीक, और ब्याज पे करके आप ऑटोमेटिकली रिडम्पशन कर दोगे। लेकिन गलती हम लोग तब करते हैं जब आप यहां पर 1/4/13 को रिडम्पशन कर रहे हो, ये आपकी डेट ऑफ रीपेमेंट है। क्वेश्चन आपको कुछ नहीं कहता, नथिंग, लेकिन बैंक अकाउंट बनाने को बोला हुआ होता है। आप ये इंटरेस्ट की एंट्री डालना भूल जाते हो। ये वाली तो इंटरेस्ट की डाल देते हो और ये वाली भी डाल देते हो क्योंकि ड्यू डेट्स हैं। अब ये वाली डेट आपकी ड्यू डेट नहीं है तो आप इंटरेस्ट की एंट्री को भूल जाते हो। तो इसलिए जरूरी है कि आपको पहले इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट मैंडेटरी है पे करना, चाहे वो ड्यू डेट हो या ना हो। दूसरी गलती आप करते हो कि इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना भूल जाते हो। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना कि आप रिडम्पशन पे इस लाइक सेम, अगर आप प्रेफरेंस शेयर पे प्रीमियम पे कर रहे थे लास्ट लेक्चर में तो उसको राइट ऑफ कर रहे थे ना, तो यहां अगर आप डिबेंचर पे प्रीमियम पे कर रहे हो तो आप उसको भी राइट ऑफ करोगे। क्लियर? अगर उन्होंने एंट्रीज पूछी हैं तब, लेकिन अगर उन्होंने लेजर बोला है डिबेंचर का लेजर बनाओ, बैंक का लेजर बनाओ, तो डिबेंचर होल्डर का लेजर बनाओ, तो राइट ऑफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डिवेंचर में जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं ना वो लेजर बेस्ड आते हैं, 2-3 लेजर बोल देंगे वो बना दी। अब डिवेंचर चैप्टर में गलती करने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि वहां लॉ फॉलो खुद करना पड़ता है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा रिडीम कर दो। आपको पता होना चाहिए रिडीम करने के लिए लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। सेक्शन 71 है ना, 71 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सब सेक्शन 8 है शायद, उसकी रिक्वायरमेंट है, डीआरआर की है, डीआरआई की है, तो आपको याद होनी चाहिए। वो क्वेश्चन अपने आप नहीं बोलेगा कुछ भी, यू हैव टू क्रिएट डीआरआर, यू हैव टू क्रिएट डीआरआई, वो बाद में देखते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने जनरल रिडम्पशन की एंट्रीज की, अगर आपको डिबेंचर रिडीम करने पड़े पार पर तो क्या एंट्री करोगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर आपको प्रीमियम पर रिडम्पशन करनी है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, और एक चीज मैंने यहाँ पे बताई, दो चीजें इनफैक्ट बताई कि आपको डिबेंचर को रीपे करने से पहले पेमेंट डेट तक का ब्याज पे जरूर कर देना है, चाहे वो ड्यू डेट हो या ना हो, आपको पे करना है। और अगर आप प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो तो आपको उस प्रीमियम को राइट ऑफ करना होता है। कुछ बच्चों के सवाल आते होंगे कि सर प्रीमियम तो पहले ही राइट ऑफ हो चुका होगा क्योंकि जब हम लोगों ने इशू किए होंगे डिबेंचर, तो इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के अंदर प्रीमियम तो पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, लॉस राइट ऑफ कर चुके होंगे, दोबारा से थोड़ा ना राइट ऑफ करेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई लॉस लूज बुक नहीं करते हैं। हमने कभी उस तरीके की एंट्रियां नहीं की है जो अपने बचपन में इशू में पड़ी थी। इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन की एंट्रियां कोई नहीं करता। प्रीमियम पे करना होता है तो साथ के साथ ड्यू करते हैं और पे कर देते हैं, और प्रीमियम को साथ के साथ राइट ऑफ कर देते हैं। इट्स लाइक प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स।
बाकी चलते हैं आगे। सोर्स क्या है कि ये तो ठीक है, हम पेमेंट तो कर देंगे, पेमेंट की एंट्रीज तो हमें मालूम है, क्लियर, कि हम डिबेंचर की रिडम्पशन कैसे करेंगे, पैसा कहां से आएगा। पहला सोर्स है आउट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा है आउट ऑफ कैपिटल, तीसरा है कन्वर्जन। तीन सोर्सेज है जहां से आप पैसा अरेंज कर सकते हो। अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करते हो तो सीधी सी बात है कि आज के लॉ के हिसाब से आपको मिनिमम डिबेंचर 10% आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट में से रिडीम करना चाहते हो तो सीधी सी बात है आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। अगर डिबेंचर रिडम्पशन करने के लिए आप डीआरआर बना रहे हो, दैट मींस कि आप जो रिडम्पशन है वो आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो, और अगर आप डीआरआर नहीं बना रहे तो दैट मींस आप रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हो। और जो कन्वर्जन वाला पार्ट होता है ना, उसमें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती, वो तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वो रीपे कर ही नहीं रहे हैं, की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की, डीआरआर की। ओरली क्लियर है, डीआरआर एक ऐसा रिजर्व है जो आपको आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट से क्रिएट करना होता है डिबेंचर रिडीम करने से पहले। और आजकल डीआरआर की रिक्वायरमेंट ना सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को है। आजकल डीआरआर किसको क्रिएट करना पड़ता है, सिर्फ मैं आपको 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 दिखाता हूं, देखिए ये रहा स्टडी मटेरियल। इसमें अगर आप यहां पर आके देखो, ये रहा टेबल, ये रहा, ठीक है। तो आप देखो, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़ा कर देते हैं इसको। अगर आपको प्रॉफिट में से रिडम्पशन करनी है तो डीआरआर बनाना पड़ेगा ना। तो आप देखो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग कंपनीज, यानी कि इनको नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड, क्लियर। दूसरा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 72 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एक मिनट, नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड, यहां पर भी नो डीआरआर है। मैं ना लेटेस्ट, ये थोड़ा पुराना हो गया, अभी लेटेस्ट आया, वो दिखाता हूं मैं आपको। जो लेटेस्ट है वो कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। ये आपका मटेरियल बदल दिया उन्होंने, ये रहा, ठीक, अदर फाइनेंशियल, ठीक है। तो डीआरआर विल बी एज एप्लीकेबल एज टू एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, तो ये तो इनके लिए तो होता ही नहीं है डीआरआर। तो यहां पहले भी नो डीआरआर और सेकंड में भी नो डीआरआर है, थर्ड में नो डीआरआर, फोर्थ में नो डीआरआर, और इधर देखिए सिर्फ ये वाली कंपनी बचती है, अदर अनलिस्टेड, सिर्फ ये लास्ट कैटेगरी की कंपनी बचती है जिनको डीआरआर की रिक्वायरमेंट है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको हमेशा दिया होगा अनलिस्टेड कंपनी दी होगी हमेशा, विच इज नॉट इवन, जो अनलिस्टेड उसमें से अगर आप ये वाली कंपनीज हो, AIFI बैंकिंग कंपनीज हो और अनलिस्टेड हो, तो भी आपको डीआरआर नहीं चाहिए। इसलिए जितने भी क्वेश्चन आप लिखोगे ना, इसके उसमें लिखा होगा अनलिस्टेड कंपनी विच इज नॉट AIFI और बैंकिंग कंपनी, तो मतलब हमारे क्वेश्चनों में डीआरआर चाहिए होगा। हमारे क्वेश्चनों में ना वो हमेशा ये बी वाली कंपनीज को उठाएंगे, तो बहुत ही लिमिटेड कंपनीज को आप डीआरआर बनाना पड़ता है, बट हमारे सारे क्वेश्चनों में मैं दिखा देता हूं आपको, ये तो लिस्टेड कंपनी है, तो इसका मतलब इनको डीआरआर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इधर जाओगे अगले क्वेश्चन में, ये फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI एंड बैंकिंग कंपनी NBFC एंड HFC, तो मतलब इनको डीआरआर जरूरी है, ठीक है। अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे जाओगे, सेम लिस्टेड कंपनी है तो यहां पे डीआरआर की रिक्वायरमेंट है नहीं। फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी, तो मतलब बताया है नहीं बना कि आपको बनाना है अर्लियर रिटर्न 25%। 2019 के महीने में अमेंडमेंट रूल्स में अमेंडमेंट हुई है, तो उसके 25% सिर्फ क्या है 10%। क्या हुए हैं
कि आपको जिन कंपनीज को डीआरआर बनाना पड़ता था उनको डी बनाना पड़ता, डिवेंचर पड़ती है। डीआरआर लगा हुआ, डीआरआई भी लगे, की रिक्वायरमेंट क्या है? तो उसके 15% आपको इन्वेस्ट करना, 15% कंपनीज को डीआरआर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। उन कंपनीज को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। कितना? जितने रिडीम करने होते हैं। जो डीआरआर बनता है वो टोटलिटी में बनता है कि टोटल जितने हमारे डिवेंचर हैं उसका 10%, और जो डीआरआई के लॉ की रिक्वायरमेंट है वो ये कहता है कि जितने आप करंट ईयर में डिवेंचर रिडीम करोगे उससे संबंधित आपकी जो 30 अप्रैल को 15% आपके पास डीआरआई, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब ये डीआरआर की रिक्वायरमेंट क्यों है, डीआरआई की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये हम ऑलरेडी मेन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको अलग से डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, ऑफ कोर्स डीआरआर का मतलब होता है कि पैसा डिविजिबल प्रॉफिट है, बचा रहे, नहीं तो शेयर होल्डर बांट लेंगे। तो डीआरआर फ्री रिजर्व का पैसा डीआरआर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट आपका कम हो जाता है, जैसे आप डिविडेंड नहीं बांट पाते हो, और जब आप डिविडेंड नहीं बांट पाओगे तो कैश बच जाएगा। तो कैश को बचाना होता है, इसलिए डीआरआर बनाते हैं। डीआरआई इसलिए कर देते हैं क्योंकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे एंड तक, नहीं तो कैश कहीं और यूज कर लोगे। ठीक है, तो अब बारी आती है कि वैसे तो डीआरआर बनाना कब है? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना होता है तब जब हमने कभी भी बना सकते हैं, ऐसा कोई लॉ नहीं है। डीआरआर के बनाने का लॉ नहीं है। मैं इसका भी ना आपको स्टडी मटेरियल पढ़ाता हूं, क्या लिखा हुआ है ये देखो यहां पर। ये नोट इंसर्ट किया गया, इसमें यह लिखा है कि वैसे तो डीआरआर और डीआरआई की टाइमिंग के बारे में बात की गई है कि कब बनाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी नोट पे आधार होकर सॉल्व किए गए हैं। ये नोट ना लिख रहे तो क्वेश्चन का सोल्यूशन, नोट किया कि क्वेश्चन के सोल्यूशन बदल दिए उन्होंने। आपके जितने भी क्वेश्चन बदले हैं नोट की वजह से बदले हैं। अब ये नोट है क्या? आपको मालूम है डीआरआर की रिक्वायरमेंट ये है कि रिडम्पशन से पहले डीआरआर होना चाहिए, रिडम्पशन से पहले। इट्स नॉट मैंडेटरी कि कब बनाओ। ये क्लियर है कि जब मुझे 31 मार्च को डिवेंचर रिडीम करने हैं तो मुझे उससे डीआरआर मिनिमम चाहिए फॉर दोज कंपनी जिनको डीआरआर बनाना है। जिन कंपनी को डीआरआर बनाना नहीं तो वहां पर ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं होता। ठीक है, ये शुरू में भी बनाया जा सकता है, किस्तों में भी बनाया जा सकता है, जिसको हम सिंकिंग फंड बोलते हैं। आई होप आप में से कुछ बच्चों ने सिंकिंग फंड पढ़ा होगा। वो भी यही था कि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाओ, रिडम्पशन से पहले पूरा कर लो। वन इंस्टॉलमेंट भी बना सकते हो, शुरू से भी बना सकते हो। लॉ साइलेंट है, यू कैन डू एनीथिंग। बट क्वेश्चन कहता है कि हम मान के चलेंगे हमने शुरू में ही बना लिया। जैसे ही आपने डिवेंचर इशू किए सेम टाइम पे आपने डीआरआर बना लिया। डीआरआर बनाने की एंट्री आपको प्रॉफिट लॉस को डेबिट करना होता है और डिवेंचर रिडम्पशन को क्रेडिट करनी होती है, डीआरआर को क्रेडिट करना होता है। तो हम मानेंगे हमने सेम बना लिया शुरू में ही। और फिर दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन की शुरुआत नहीं पता, इशू नहीं पता कि डिवेंचर कब इशू है, तो कहते हैं कि जब क्वेश्चन स्टार्ट समय बना लो। अप्रैल को क्वेश्चन उसी समय आप पहला काम डीआरआर बनाओ। दोबारा कर रहा हूं, डीआरआर के ऊपर कोई लॉ साइलेंट है, उसकी टाइमिंग ये है कि रिडम्पशन से पहले डीआरआर चाहिए 10%। अब क्वेश्चन कहता है कि हम मान के चलेंगे इस सारे में हमने अज्यूम किया है कि जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो शुरू से ही बनेगा, जैसे इशू किए तभी बना दिया हमने। लेकिन मान लीजिए आपके क्वेश्चन इशू से स्टार्ट नहीं हो रहा, बैलेंस दिए हुए है कि इतने इतने बैलेंस है, तो जिस दिन के बैलेंस दिए हैं जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना क्वेश्चन में, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उस समय आपको डीआरआर बनाना है। बात रही इन्वेस्टमेंट की, नहीं होती है 15% मिनिमम है। जिस ईयर में तो
रिडीम करना है उस ईयर के 30th अप्रैल से पहले पहले, उस 30th सपोज करो 31 मार्च 2022 में आपने डिवेंचर रिडीम करने हैं, बिफोर रिडीम्पशन करनी है, तो इस 30th अप्रैल से पहले पहले आपको मिनिमम % इन्वेस्ट करना पड़ेगा डीआरआई में, करना पड़ेगा। ये लॉ रिक्वायरमेंट है लॉ की। बट कहता क्वेश्चन कहता है हम मान के चलेंगे ये भी हमने शुरू से ही कर लिया, हमने इन्वेस्टमेंट शुरू में ही कर ली, और मान लीजिए क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो ऐसे पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहला काम डीआरआई बनाओ 15%, यानी कि 2 काम क्वेश्चन बोले ना बोले तुमने कर देने हैं। एक, आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले डीआरआर बनाना है, और दूसरा डीआरआर बना मिनिमम 10% टोटल बनाना है। क्लियर है? Appropriation to DRR can be made any time before redemption, any time की जा सकती है, and investment in specified securities as mentioned above can be done before 30th April for the debenture maturing that year. ठीक है? However, for the sake of simplicity, दिया उलझन कर दी, and ease, it is advisable to make the appropriation and investment immediately after the debentures are allotted. जैसे इशू हुए, जैसी अलॉटमेंट हुई, कहते मान लो अलॉटमेंट डेट नहीं पता, तो इशू हुए जब, साथ की साथ डीआरआर और डीआरआई बना लेना आपने, assuming that the company has sufficient amount of profit. ठीक है? Also, in some cases the date of allotment could be missing, पता ही नहीं. In such case, the appropriation and investment should be done on the first date of that year for which ledger accounts are to be drafted. उसी समय आपने डीआरआर या डीआरआई कर लेना है। ये बहुत इजी कर दिया क्वेश्चन को उन्होंने, नहीं तो झंझट था इसमें। आपको याद होगा मैं तो यही समझाता रहता था डीआरआर कब बनाना है, कैसे बनाना है, कितनी ऑप्शंस होती हैं, ये सौखा कर दिया काम, बहुत इजी हो गया। अब एक चीज और मेन चेंज हुई है, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको डीआरआर और डीआरआई के बारे में पता है ना, ये अज्यूम कर रहा हूं, अदरवाइज पहले मेरे को वो समझाने पड़ेंगे, तो मान के चल रहा हूं कितना आता है आपको। एक चीज और बदली है, वो ये कि जिन कंपनीज को डीआरआर बनाना, एक तो परसेंटेज चेंज कर दी उन्होंने कि डीआरआर की जो परसेंटेज है वो बदल दी उन्होंने, 25 से 10 पर आ गए हो। अर्लियर इट वाज 25% और बाद में इनको 10% कर दिया गया। डीआरआई की जो वो थी रेट, वो पहले भी 15% था, अभी भी 15% है। ठीक है? जो डीआरआई है वो किन किन चीजों में इन्वेस्ट करना है वो दिया हुआ है इन्होंने, वो उससे आपको ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, छोड़ो उसको। अब जो दूसरा चेंज किया गया है कि डीआरआर और डीआरआई को डी लिंक कर दिया गया। डी लिंक का मतलब ये होता है कि पहले जिन कंपनीज को डीआरआर बनाना होता था उन्हीं को डीआरआई बनाना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि सारी कंपनीज को डीआरआई बनाना है, इसके ऊपर डीआरआर लगता है, उन्हीं कंपनियों के ऊपर डीआरआर की रिक्वायरमेंट लगती है। अब ऐसा नहीं है। देखो कंपनीज, ये जो अदर कंपनीज है इनके की रिक्वायरमेंट है, लेकिन डीआर कंपनीज पर भी है, इन कंपनीज पर भी है, कंपनीज पर भी है, पर तो 3 और ऐसी कंपनीज इंक्लूड कर दी गई जिन पर डीआरआर तो बन नहीं रहा, लेकिन डीआरआई की रिक्वायरमेंट कर दी है, उनको लिंक हो गया। अर्लियर हम लोग ये पढ़ते होते थे कि जिन कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ेगा उन्हीं को डीआरआई करना पड़ेगा, वैसा नहीं है। दे हैव चेंज्ड। तो लॉ में 2 मेन चेंजेस किए हैं उन्होंने, 3 किए हैं। एक तो रेट ऑफ डीआरआर चेंज कर दिया, दूसरा उन्होंने चेंज कर दिया कंपनीज जिनको डीआरआर बनाना पड़ता है। पहले ज्यादा थी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कंपनीज भी आती थी जिनको डीआरआर बनाना पड़ता था। ठीक है, अब उन्होंने वो कंपनी कम कर दी। और तीसरा डीआरआर और डीआरआई के को डी लिंक कर दिया। पहले उन्हीं कंपनीज को डीआरआई बनाना पड़ता था, उनको डीआरआर की। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, क्वेश्चंस करने के लिए दो मेन चेंजेस और किए हैं। पहले क्या होता था कि हमें डिसाइड करना पड़ता था कि डीआरआर कब बनाना है, एज पर द लॉ बनाते थे। डीआरआर तो हम शुरू से ही बनाने लग जाते थे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, या किस्तों में बना लेते थे या सिंगल अमाउंट में बना लेते थे, ठीक है। और डीआरआई हम लोग जिस साल रिडम्पशन करनी होती थी उसके 30 अप्रैल से पहले पहले हम 15% इन्वेस्ट करते थे, बाद में इन्वेस्टमेंट को बेच देते थे। अब वो झंझट खत्म। ये लॉ में चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में कन्वीनियंस लाने के लिए उन्होंने बदल दिया। कहते हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन जैसे ही शुरू होगा तभी डीआरआर बना लेंगे, तभी डीआरआई बनाएंगे, किस्तों कुस्तों में कुछ नहीं करना। क्लियर है? अब डीआरआर बनाने की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की एंट्रीज क्या होती है? क्लियर है? वो एंट्रीज आती हैं आपको? एंट्रीज हैं, अगर आप ध्यान देना, वैसे तो आपको आती होंगी, बट मैं एंट्रीज फॉर डीआरआर, क्या एंट्री करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसपीएल नहीं है, ये रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट। यहाँ पे सरप्लस अकाउंट भी यूज कर सकते हो, बैलेंसिंग स्टेटमेंट और पीएनएल को भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है। टू डी रिजर्व थे वो खत्म कर दिए, और हम ये चाहते हैं कि फ्री रिजर्व क्यों खत्म किए गए, हमें डिवेंचर होल्डर को पैसा, इसलिए भाई फ्री में रिजर्व रखेंगे तो आप डिविडेंड बांट के ले जाओगे और कैश हमारा खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने फ्री रिजर्व खत्म कर दिए। और जब रिडम्पशन हो जाएगी, जब रिडम्पशन हो जाएगी उस समय दोबारा डीआरआर को फ्री रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जनरल रिजर्व। दोबारा से डीआरआर को कर दिया जाएगा। ये आफ्टर रिडम्पशन है और ये बनाने की एंट्री है। क्लियर? मान लीजिए इसमें एक पॉइंट और भी आपको ध्यान रखना होता है। मान लीजिए हमारे डिबेंचर इशू हुए हैं 1,00,000, 10% डिबेंचर्स issued 100 each on 1/4/20, ठीक है जी। रीपेमेंट इनटू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो जब आप इशू की एंट्री करोगे, यहां पर आप इशू करोगे ना, तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, टू 10% डिबेंचर्स, कितनी? 10 लाख, 1 करोड़। ये एंट्री 1/4/20 की होगी, ठीक है। अब ईयर एंड पर आप डीआरआर बना लोगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टडी मटेरियल। 31/3/21 को आपने डीआरआर भी बनाना है और डीआरआई भी बनाना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ऐसे करो कि आप शुरू में बना लो, जिस समय इशू हुआ, जिस साल इशू हुआ। ऑफ कोर्स साल के शुरू में थोड़ा ना बनाओगे, साल के एंड में प्रॉफिट्स आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना बनाना है आपको डीआरआर? 10 लाख। और फिर आप 15% डीआरआई भी करोगे, आप करोगे डिबेंचर
रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये आप शेड्यूल बैंक में भी जमा कर सकते हो पैसा, लियन नहीं होना चाहिए बस उसके ऊपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पैसा लगा सकते हो टू बैंक। अरे रीपेमेंट मैंने वही तो बोला ना, शुरू में ही बना दो, वही तो बोल रहा हूँ दोनों। आपकी बुक, आपका स्टडी मटेरियल तो यही कह रहा है ना कि शुरू में बना दो, आपका स्टडी मटेरियल यही कह रहा है कि जितना चाहिए शुरू में बना दो इन्वेस्ट। ऐसा कोई उन्होंने बोला कि 30 अप्रैल के बाद आप बना नहीं सकते, उसे पहले पहले जो मर्जी बना लो, ठीक है। तो वो 30 अप्रैल का फंडा हटा दिया उन्होंने स्टडी मटेरियल ने। आपको 15 लाख, ठीक। अब मान लीजिए आपको पैसा 2 किस्तों में वापस करना है। पहली रीपेमेंट कब करोगे आप, फर्स्ट रीपेमेंट कब करोगे बताओ, पहली रीपेमेंट 22 या 23 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बोला है ना, 22 पर आएगा, है ना। तो यहां ये इशू का कहां, अब बात करेंगे रीपेमेंट की, 31/3/22 को आप रीपे करोगे। रीपे कितना करना है आपने, पहले तो हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, कितनी प्रपोर्शनेट बेचोगे, इतने हो रहे हैं उसी प्रपोर्शनेट में इन्वेस्टमेंट बिकेगी, उसी प्रपोर्शन में जनरल रिजर्व बनेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, तो 7.5 लाख की आपने क्या की, इन्वेस्टमेंट बेच दी टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दूसरा अमाउंट ड्यू करो, एक एंट्री, दूसरी एंट्री में आपको अमाउंट ड्यू करनी है 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन, सॉरी टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट, 50 लाख। और फिर इनको पे कर दोगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख। और जैसे ही आपके डिबेंचर डीम हुए तो प्रपोर्शनेट डीआरआर भी आपको खत्म करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, तो कितना आएगा, 5 लाख। तो सिमिलरली नेक्स्ट ईयर में भी सेम ट्रीटमेंट हो जाएगी। दिस इज हाउ टू ट्रीट, क्लियर है। चलते हैं, देखिए अब आगे। ऑफ कोर्स वो तो करनी है, इंटरेस्ट की तो करनी पड़ेगी ना, जो भी ड्यू डेट्स होंगे इंटरेस्ट की एंट्रीज तो करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट की एंट्री ड्यू डेट्स को करनी है, और साथ ही साथ आपको जिस समय रिडम्पशन हो रही है उस समय भी इंटरेस्ट एंट्री करनी पड़ेगी। अगर वो ड्यू डेट और डेट ऑफ रीपेमेंट सेम नहीं है तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर वो ईयर एंड पे बना लेंगे, जब प्रॉफिट जनरेट होंगे तभी बनाओगे ना, प्रॉफिट आएंगे तभी बना लोगे, क्लियर। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन बीच बिचाले शुरू हुआ है तो जिस समय आपकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग डेट है ना, वहीं पे आपने डीआरआर और डीआरआई बना लेना, अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं बने हुए हैं। ये तो इशू वाला टाइम से था ना, इशू था, ठीक है। इशू में तो हम ईयर एंड पर बना लेते हैं, डीआरआर वैसे भी ईयर पर बनता होता है। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को, तो आपने उसी समय चेक कर लेना है कि डीआरआर है, डीआरआई है,
नहीं है तो उसी डेट को 1-4 अप्रैल को ही आपने बना लेना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये। अब आ रही है कि कन्वर्जन। ये मैंने आपको बता दिया कि देखो या तो रिडम्पशन में पैसा जाता है या नहीं जाता। अगर रिडम्पशन में पैसा जा रहा है तो डीआरआई और डीआरआर की रिक्वायरमेंट है। अगर रिडम्पशन करने में पैसे का आउटफ्लो नहीं होता तो कौन डीआरआर और कौन डीआरआई। तो कन्वर्जन में ना आपको डीआरआर बनाना, कन्वर्टिबल पार्ट पे ओनली, ठीक है। जो नॉन कन्वर्टिबल पार्ट है उसके लिए तो कैश जाएगा ना, तो डीआरआर और डीआरआई की रिक्वायरमेंट सिर्फ उसी पार्ट के लिए होती है जिसमें आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा होता है। चाहे आप ओपन मार्केट ऑपरेशन में रिडम्पशन कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन कर रहे हो, तो बटन दबाना यार साइड से, ठीक है, चाहे आप ओपन मार्केट में डिबेंचर खरीद रहे हो, चाहे आप इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन कर रहे हो, चाहे आप लंप सम में रिडम्पशन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जेब से कैश, आपको कैश रीपे करके डिबेंचर को सेटल करना है तो आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा अगर आप स्पेसिफिक कंपनी हो, और डीआरआई भी बनाना पड़ेगा अगर आप उस लिस्ट में फॉल करते हो। लेकिन अगर आप डिबेंचर को कन्वर्ट कर रहे हो तो कन्वर्टिबल पार्ट में आपका आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होगा, तो फिर डीआरआर की जरूरत क्या है और ना ही डीआरआई की जरूरत है। इसलिए मैंने 3 सोर्स बना दिए, दोनों में कैश जाएगा। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब जिस पार्ट के लिए डीआरआर बना, और आउट ऑफ कैपिटल का मतलब जिस पार्ट के लिए डीआरआर नहीं बना। तो मिनिमम कुछ कंपनीज के केस में तो 100% रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हो आप, है ना। सारी लिस्टेड कंपनीज ऐसी है जिनकी रिडम्पशन आप 100% आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हो, क्योंकि उनको तो डीआरआर की जरूरत ही नहीं है नहीं है ना। लेकिन कुछ कंपनीज को मिनिमम आप 10% आउट ऑफ प्रॉफिट में रिडीम करना पड़ेगा आपको, ठीक। और डीआरआई की रिक्वायरमेंट ज्यादा कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को भी है, सिर्फ बैंक्स वगैरह को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज को डीआरआई जरूर बनाना पड़ता है वो पैसा अरेंज करने के लिए। जो कन्वर्जन वाला पॉइंट है, ये मैं पढ़ देता हूं। इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर, देन सच रिडम्पशन इज कॉल्ड रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड। चाहे आप अनलिस्टेड कंपनी हो, स्टिल यू डोंट नीड डीआरआर, क्योंकि कैश का आउटफ्लो नहीं होगा तो आपको डीआरआर भी नहीं चाहिए होगा। नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड व्हेन डिबेंचर आर रिडीम्ड बाय कन्वर्जन। इन केस ऑफ पीसीडी, पीसीडी मतलब पार्शली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है, डीआरआर इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन कन्वर्टिबल पार्ट ओनली। कन्वर्जन इज एन ऑप्शन एंड नॉट ऑब्लिगेशन। मतलब कंपनी आपको धक्का नहीं कर सकती दैट यू हैव टू कन्वर्ट, आपके पास ऑप्शन है, पर हम क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि जो कन्वर्टिबल डिबेंचर है वो लोग ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज कंपनी गिव ऑप्शन टू डिबेंचर होल्डर इफ दे आर कन्वर्टिबल टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू न्यू शेयर्स or debenture, but they cannot force them to convert. Debenture holder may agree for conversion or may ask for cash. It's up to them. Conversion अब नए शेयर्स में भी हो सकती है। आई डोंट थिंक ये आपको दिख रहा है, सुन ही रहा है, सुनना ही है, दिख रहा है ना। क्या कह रहा है ये, किसका? अच्छा, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।